10 के 10 लोकसभा सीट हमारे पास है तो हम ही जीतेंगे। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत। मुद्दा में हम बात करेंगे गठबंधन को लेकर, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की जो महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही थी वो खत्म हो गई है। तो एक बार फिर से बिग बैठक से हरियाणा में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। 2.5 घंटे की ये मीटिंग रही। अब 2.5 घंटे की मीटिंग में आला कमान के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन हुआ है। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव इस बैठक में मौजूद रहे और ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो दिल्ली में बीजेपी की बिग बैठक से हरियाणा में एक बार फिर से सियासी हलचल। 2.5 घंटे की मीटिंग में आलाकमान के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव और ओपी धनखड़ इस बैठक में मौजूद रहे। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में लगभग 2.5 घंटे तक ये बैठक हुई है। दूसरी तरफ हरियाणा में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। विपक्ष की तरफ से जितनी बयानबाजी नहीं है उतनी बयानबाजी बीजेपी और जेजेपी में हो रही है। तो इससे भी इस बैठक को जोड़कर देखा जा सकता है। हालांकि ये महत्वपूर्ण बैठक रही। 2024 को लेकर पहले ही तैयारी में नजर आ रही है यहाँ पर बीजेपी, और उसे लेकर भी इस बैठक को काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि अमित शाह पिछले दिनों हरियाणा दौरे पर थे, नितिन गडकरी भी पहुंचे। तो जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व हरियाणा पहुंच रहा है, उस बीच 2.5 घंटे की मीटिंग होना, देखना होगा क्या कुछ इस बैठक के बाद निकलकर सामने आता है। दस की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच जुबानी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के बयान के बाद एक बार फिर से गठबंधन के बीच घमासान खड़ा हो गया है। दरअसल विप्लव देव ने जेजेपी के साथ गठबंधन की बात पर कौन सा गठबंधन को लेकर बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। इसे लेकर अब जेजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। वहीं दूसरी तरफ पिछले दिनों अमित शाह भी हरियाणा पहुंचे थे। उन्होंने 10 सीटों पर बड़ा बयान दिया, जिसे लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालिए। 10 के 10 लोकसभा सीट हमारे पास है तो हम ही जीतेंगे। वो उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 सीटें बीजेपी की, उसमें कुछ नहीं कहूँगा, उनका कहना वाजिब है। वो चुनाव लड़ें और 10 की 10 जीतें, उनको शुभकामनाएं भी देंगे। और जहाँ तक वो कहते कौन सा गठबंधन, तो ये बात मैं समझता हूँ कि इतना इमेच्योर स्टेटमेंट अगर कोई इतनी बड़ी पार्टी का प्रभारी, स्टेट प्रभारी दे रहा है, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है उनकी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस व बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के दावों पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि चुनाव अभी दूर है, ये दावे हवा हवाई है। उन्होंने कहा कि अभी नेताओं को जनता के बीच जाकर उनका विश्वास जीतना पड़ेगा। और लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली रही है। ऐसे में इस सीट पर पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, ना केवल लड़े बल्कि देश के सबसे पवित्र और सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जो हिस्सा है वो जेजेपी के हिस्से आए। और जैसा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का लगाव रहा इस क्षेत्र के लोगों से, तो उन्हें दोबारा इस क्षेत्र के सेवा का अवसर मिले। और होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई मानता है, अगर समझौता होता है, तो बाय डिफॉल्ट ही महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट, मैं तो बड़ा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ना तो इस बात को तय करने वाला या फैसला करने वाला, मगर आपने कह ही दिया कि समझौता हो गया, उस सिचुएशन में मैं मानता हूं कि फिर इस सीट पे तो किसी का दावा बनता ही नहीं। तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सीट। 24 के चुनाव से पहले शुरू हुई हरियाणा की राजनीति में नेताओं की जुबानी जंग रोज रोज तेज होती जा रही है। ये जुबानी जंग पक्ष विपक्ष से कहीं ज्यादा बीजेपी व जेजेपी में हो रही है। ऐसे में देखना होगा इस जंग के बीच इस बार जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विप्लव देव के बयान के बाद से एक बार फिर से सियासी हलचल देखने को मिल रही है। विप्लव देव ने जिस तरह से बयान दिया कि कौन सा गठबंधन, अब उस पर जेजेपी की तरफ से निशांत सिंह ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से इमेच्योर, अपरिपक्व बयान देना ठीक नहीं है। हरियाणा की राजनीति में कई तरह की चीजें सामने आ रही है। पक्ष और विपक्ष कम बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी में बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। कई तरह के सवाल भी इसमें उठते हैं।
उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष खटाना जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। मनीष जी स्वागत है आपका। रजत पंजेटा जी प्रवक्ता हैं इनेलो के, दीप कमल सारंग जी प्रवक्ता हैं जेजेपी के, मेहर सिंह प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, राजेंद्र जादौन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज का जो मुद्दा है, आज का विषय केवल यही है कि पक्ष और विपक्ष बयानबाजी कम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी में बयानबाजी का दौर चरम पर है। अब दीप कमल जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? जिस तरह से बयान आपने भी सुना होगा, विप्लव देवे कहते हुए नजर आए कि कौन सा गठबंधन, क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी कहीं ना कहीं ऐसी बातें कह रहे हैं जो भले ही उनकी कोशिश ये दिखे कि वो उनकी पार्टी के प्रभारी के तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरने के लिए कही जा रही हूँ। हाँ। लेकिन ये भी लोग मानते हैं और हरियाणा में लोग कहते हैं कि जब गठबंधन चल रहा हो तो उस गठबंधन धर्म के तहत इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। जहां तक राज्य सरकार के गठबंधन का सवाल है, जननायक जनता पार्टी ने 3.5 साल से अपना जो हिस्सा है, अपना जो काम है वो ईमानदारी से किया है। हाँ। और हम ये भी स्पष्ट करते रहे हैं कि हमारा इरादा इसी तरीके से गठबंधन में आगे चलने का है। लेकिन जैसी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी उसके हिसाब से भी हमारी पार्टी तैयार है। सभी 10 लोकसभा सीटों पर हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, काम शुरू कर दिए हैं। और 2 जुलाई से पहली जो जनसभा है, जो रैली है, सोनीपत लोकसभा के तहत जुलाना में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त में ही 4 और रैलियां होंगी और उसके बाद दूसरे चरण में बाकी की जो 5 लोकसभा है वहां पर भी जनसभाएं होंगी। तो हम पार्टी को मजबूत करने का काम फिलहाल लोकसभा के स्तर पर, और क्योंकि उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और इस बीच राजस्थान के विधानसभा के चुनाव भी नवंबर दिसंबर में आएंगे। वहां पर भी 25-30 सीटों पर हमारी पार्टी की कोशिश है कि कोई हम हस्तक्षेप, कोई एक अच्छी प्रेजेंस वहां पर दिखाए और एक अच्छा चुनाव वहां पर भी लड़े। बाकी सारी चीजें भी चलती रहेंगी। हाँ, लेकिन एक ये मुख्य बिंदु तो है उसके बीच में कि गठबंधन का भविष्य क्या रहेगा और उससे कुछ चीजों की दिशा भी तय होंगी। लेकिन जब तक वैसा नहीं होता है, कोई निर्णय नहीं होता है, तब तक जो हम कर सकते हैं वो हम अच्छे से कर रहे हैं। एक ये कि हम अपना गठबंधन धर्म ठीक से निभाएं और दूसरा अपनी पार्टी को मजबूत करें। ये दोनों काम हम अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दीप कमल जी मेरा एक और सवाल ये भी है कि आप देख रहे हैं कि निशान सिंह बयान देते हैं और उस पर जिस तरह से विप्लव देव बयान देते हैं, हालांकि ये पहली बार नहीं है, शुरुआत उन्होंने की थी और वो कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। तो क्या इस पर किस तरह की आपत्ति बड़े लेवल पर नहीं जताई जाती? क्योंकि मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो दूसरे लेवल की अगर हम बात करें, विप्लव देव हर बार इस तरह का बयान देते हैं जिस पर अफेंड करते हुए नजर आते हैं निशान सिंह। देखिए, जैसा आपने खुद महसूस किया और हरियाणा के लोग भी इस बात को महसूस करते हैं कि विभिन्न अवसरों पर कुछ नेता, कुछ जो जिम्मेदार पदों पर लोग हैं, वो ऐसी कोशिश करते हैं। उनका इरादा हो सकता है कुछ और भी हो, राजनीतिक रूप से कई और भी चीजें होती है, दिखता कुछ और है, उसके पीछे उद्देश्य कई बार कुछ और होता है। लेकिन अमित शाह भी आए थे, वो भी तो यही कह रहे थे कि 10 की 10 सीट हम जीतेंगे, और सिरसा में जेजेपी नजर नहीं आई। अगर आप एक परिवार की तरह भी गठबंधन चला रहे हैं तो जेजेपी को वहां पर होना चाहिए था। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का जब सम्मेलन होगा तो उसमें जेजेपी क्यों होगी? जननायक जनता पार्टी के 3 स्थापना दिवस जो है पिछले 3 सालों में मनाए गए हैं। उसके अलावा हम और आयोजन करते हैं पार्टी के स्तर पर। एक भी आयोजन में भारतीय जनता पार्टी को हमने इन्वाइट नहीं किया, ना ये उम्मीद की कि वो आए। एक बार भी कभी नहीं हुआ ऐसा। जेजेपी के आयोजन अपनी जगह है, बीजेपी के आयोजन अपनी जगह है। कभी किसी संयुक्त आयोजन का आह्वान किया जाए तो वो एक अलग चीज है, वो वैसा हुआ नहीं है अभी तक। वो उनका अपना लोकसभा स्तर की रैलियों के सिलसिले में शुरुआत थी, पहला आयोजन था, उस पर हमने किया। अब 2 जुलाई को हम जुलाना में जो रैली कर रहे हैं उसमें हम कोई उम्मीद थोड़े कर रहे हैं कि बीजेपी के कोई नेता आएंगे वहां पर या हम उनको न्योता दे या कोई ऐसी बात हो। वो अलग अलग कार्यक्रम हैं दोनों दलों के। और जहां तक आपने ये कहा कि जिस तरीके से कि रिएक्शन देने वाली बात है या और चीजें हैं, मैं ये मानता हूं कि चुनावी साल में ऐसी चीजें चलती रहती हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि इनके बीच में से कौन क्या लेकर निकलता है। क्या कोई अपना ट्रैक चेंज कर देता है, क्या कोई अपनी दिशा खो देता है या आत्मविश्वास खो देता है या निरंतर लगा रहता है, वो महत्वपूर्ण है। और अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी सुबह पंचकुला में योग दिवस का कार्यक्रम अटेंड करके सुबह 9 बजे यहां से गए, दादरी पहुंचे हाँ। और लगभग 30 कार्यक्रम दादरी में इस वक्त वो कर रहे हैं। उनके 26 के आसपास कार्यक्रम हो चुके हैं। मतलब जेजेपी अपनी तैयारी कर रही है, आप ये बताना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल निरंतर। और साथ साथ उसके साथ साथ दिग्विजय चौटाला ने आज सोनीपत जिले की जो 6 विधानसभा सीटें हैं उन सभी 6 की मीटिंग की है। हाँ। अजय सिंह चौटाला जी ने अपने आयोजन आज कार्यक्रम किए हैं, तो हमारे निशान सिंह जी के अलग कार्यक्रम थे, देवेंद्र बबली जी अलग आयोजनों में थे अजय सिंह जी के साथ। सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। रिजल्ट आने वाले साल में आना है। हमारी तैयारी आज के दिन जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन तैयारियों से तो इशारा यही मिल रहा है कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जहां तक अब तस्वीरें नजर आ रही। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। मैं आऊंगी दोबारा आपके पास। सर मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे मनीष जी? 2.5 घंटे बीजेपी मीटिंग कर रही है और दूसरी तरफ हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी पर बयानबाजी है। पक्ष और विपक्ष जितना बयान नहीं दे रहे हैं उससे ज्यादा आपसी बयानबाजी देखने को मिल रही है। राजश्री जी, हरियाणा में जो लगभग 9 साल का कार्यकाल और पिछला 4 साल का कार्यकाल जो बीजेपी और जेजेपी का रहा, तो जिस तरीके के तर्क वितर्क आज दोनों ही पार्टियों में, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी ये कहते हैं कि कौन सा गठबंधन, हाँ। किस तरीके का, तो बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़े नेता हैं, इंचार्ज हैं पूरे हरियाणा के इतनी बड़ी पार्टी के, और इस तरीके की जो गठबंधन में जो सहयोगी साथी हैं, सहयोगी सरकार में, आपकी सरकार बनाने में सहयोगी, और आप इस तरीके की अगर भाषा शब्दावली उसके लिए अगर यूज करते हैं तो मेरे ख्याल से वो मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। दूसरी तरफ जिस तरीके की बात निशान सिंह जी ने भी कहा कि भाई इस तरीके का बयानबाजी, तो ये बयानबाजी गलत है। और जहां तक मुझे लगता है कि गठबंधन की जो बात है, तो गठबंधन तो था ही नहीं। ये हरियाणा के, मैं पहले भी कहता हूं कि हरियाणा के हितों को, हरियाणा की जन भावनाओं के विपरीत इन लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो पोर्टफोलियो इनको मिले उसके लिए हरियाणा के हित का त्याग कर इन्होंने ठगबंधन का काम करा। जो ठगबंधन की आज हरियाणा वासी अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से हरियाणा वासियों को ठगा जा रहा है, तो ये ठगबंधन है। और अगर आज भी इनका गठबंधन चाहे 4 महीने में टूटे, चाहे 2 महीने में टूटे, चाहे इलेक्शन तक साथ रहे, चाहे जो भी है, लेकिन जो परिस्थितियां आज जिस तरीके से भाषा शब्दावली आज प्रभारी जेजेपी के लिए यूज कर रहे हैं या जेजेपी बीजेपी के लिए यूज कर रही है, मेरे ख्याल से इनको ये चाहिए कि चाहे ये किसान के सम्मान में, चाहे जवान के सम्मान में, चाहे खिलाड़ियों के सम्मान में, चाहे पहलवानों के सम्मान में। मनीष जी, मैं आपको सर 2 मिनट के लिए रोकना चाहूंगी। मनीष जी 2 मिनट के लिए मैं आपकी जगह रोकना चाहूंगी। इसी बीच ये बड़ी खबर है, बीजेपी की मीटिंग के बाद ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 2024 चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन हुआ है, 2024 को लेकर ही बैठक में चर्चा की गई है। तो ओपी धनखड़ का बड़ा बयान, सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आयोजित कार्यक्रमों पर बातचीत हुई है, संगठन और पन्ना प्रमुखों को लेकर चर्चा हुई है। तो जिस तरह से यही कहा जा रहा था कि 2024 को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है। बीजेपी की मीटिंग के बाद ओपी धनखड़ ने बड़ा बयान दिया है कि 2024 चुनाव को लेकर विस्तार से मंथन हुआ है, 2024 को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। तो सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर आयोजित कार्यक्रमों पर बात हुई। आपको ये बड़ी और अहम खबर बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की बिग बैठक हुई, 2.5 घंटे तक ये बातचीत चली है। आला कमान के जो लोग वहां पर मौजूद थे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने मंथन किया है। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम मनोहर लाल, विप्लव देव धनखड़ इस बैठक में मौजूद रहे। तो 2024 को लेकर चर्चा की गई। जी मनीष जी, अपनी बात पूरी करिए। सर राजश्री जी, मैं ये कह रहा था कि जेजेपी और बीजेपी में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके की भाषा शब्दावली सरकार के सहयोगी दल को आज सरकार के नुमाइंदे, सरकार के प्रभारी इंचार्ज दे रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। और जैसे कि निशान सिंह ने कहा, मैं उनके बात के साथ जाता हूं, अनमैच्योर बयान है। इस तरीके की बयानबाजी किसी भी पार्टी को जो सहयोगी दलों के लिए नहीं यूज करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जेजेपी को ये चाहिए, जिस तरीके का अब इलेक्शन मोड में आज हरियाणा है, तो जेजेपी अगर चाहती तो अपने स्वार्थ को त्याग कर, जेजेपी अगर चाहती तो अपने जिन लालच के पोर्टफोलियो के चक्कर में इस बीजेपी सरकार से बंधी हुई है, उसको त्याग कर किसान के सम्मान में, जवान के सम्मान में, खिलाड़ियों के सम्मान में, पहलवानों के सम्मान में, सरपंचों के सम्मान में, तो कर्मचारियों के सम्मान में, किसी के सम्मान में तो इससे? जेजेपी सरकार से पल्ला झाड़ती, लेकिन अपने स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जेजेपी बीजेपी में बनी रही। आज बीजेपी वाले चाहें तो जेजेपी को हटा सकते हैं,
जब उनका दिल करे जब इनको बाहर निकाल देंगे। लेकिन जेजेपी एक बार भी हरियाणा के लोगों के साथ, हरियाणा के जवान के साथ, किसान के साथ, व्यापारी के साथ, खिलाड़ी के साथ, किसी के साथ भी जेजेपी खड़ी नहीं हुई। क्योंकि वो लोग जब बीजेपी की नीतियों के खिलाफ थे, इस सरकार के बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ थे, तो जेजेपी के किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने, किसी नुमाइंदे ने जाकर उनको सांत्वना तक देना भी जायज नहीं समझा। तो नैतिकता के आधार पर भी मैं कहता हूं कि इनका वैसे भी सरकार को समर्थन देना नहीं बनता। लेकिन अब 4 साल का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है, लोकसभा का इलेक्शन है, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। आप कह रहे कुल मिलाकर एक गठबंधन रहा, जेजेपी आम जनता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ठीक है, दीप कमल जी के पास मैं जाऊंगी थोड़ी देर बाद। रजत पंजेटा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। पंजेटा जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बीजेपी और जेजेपी के बीच जिस तरह से अभी स्थितियां चल रही है और 2024 के चुनाव भी नजदीक है सर। देखिए राशिद जी, इसमें कोई किसी को शंका या संशय नहीं रहना चाहिए कि जो बयानबाजियां अभी से नहीं हो रही, काफी लंबे समय से कभी इनके दिग्विजय जी उनकी हैसियत पूछते हैं, क्या हैसियत है विकल्प देश की। कभी किसी के कहा जाता है कि किसी को वहम हो तो वहम निकाल देंगे, कभी किसी के पेट में दर्द है तो पूछा जाता है। बदले में वो कहते हैं कि ना मैं डॉक्टर हूं, ना मेरे पेट में दर्द है, और जहां तक समर्थन की बात है, कोई एहसान नहीं किया, फ्री में समर्थन नहीं किया, विभाग ले रखे हैं 13 मोटे। उसके बाद देखा जाए तो अभी ये जो बयान आया है तो ये इसमें बहुत क्लियर कट उन्होंने बोल दिया कि कौन सा गठबंधन। तो भाजपा जो है वो इनको बार बार इनकी जो है जगह दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही है जो बेशर्मों की तरह चिपके हुए हैं गठबंधन से। इनको इतनी फिक्र है कि सरकार कैसे चलेगी, सरकार तो निर्दलीय के सहारे भी चल जाएगी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी थी। आपको जब सरपंचों को लठ मारे जा रहे थे हिसार में, पंचकुला में, महिला सरपंचों को पीटा जा रहा था, सातरोड है हमारे किसान, मुझे याद है उनका नाम, उनका सर फोड़ दिया गया था। तो जब 750 किसान शहीद हो रहे थे, शहादत दे रहे थे अपनी, उनको दुनिया से जाना पड़ा, आपने किसान का दर्द नहीं समझा, आपने ओपीएस कर्मचारियों का दर्द नहीं समझा, आपने खिलाड़ियों का दर्द नहीं समझा, किसी का दर्द नहीं समझा। और बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने, केवल स्वार्थ का ठगबंधन है, केवल स्वार्थ की वजह से चिपके हुए हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा ओकेजन आया तो ये कभी भी नहीं खड़े हुए किसी भी वर्ग के साथ। अब दूसरा इन्होंने कहा भी रैली में क्यों नहीं गए। अरे सिरसा में आपके गृह क्षेत्र के अंदर रैली हो रही है जहां आप रहते हो, गोपाल कांडा जी वहां जाते हैं, वो भी बाहर से समर्थन दे रहे हैं। मेरा कहना कि आप समझिए गहराई, वो भी बाहर से समर्थन दे रहे हैं इन्हीं की तरह। गोपाल कांडा जी जाते हैं, पूरी रैली का अरेंजमेंट उन्होंने किया। ये एक दिन भी गए कि हम भी ठगबंधन में हैं तो हम भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। उन्होंने सारी रैली का आयोजन किया, सारा कुछ किया। और वहां पे एक बाहर से एक और विधायक है, रंजीत जी चौटाला, ठीक है, वो वहां पे आमंत्रित थे, वो भी तो बाहर से हैं। हाँ। तो समर्थन दे रहे हैं इनकी तरह, तो उसका जवाब ले लीजिए। और जहां तक संगठन की बात आती है, जो विक्रम देव जी के बारे में ये बार बार बोलते हैं, उनकी कभी हैसियत पूछते हैं, कभी उसको इमेच्योर उनको बोलते हैं उनको, तो संगठन तो मुख्यमंत्री बदल देता है। आपको उत्तराखंड का धामी जी का उदाहरण शायद भूल गए होंगे आप, आपको याद रखना चाहिए। रही बात भिवानी लोकसभा की, जो दिग्विजय चौटाला बोल रहे थे, तो बिल्कुल क्लियर किया विक्रम देव ने जब रैली कर रहे थे कि वहाँ धर्मवीर जी को हम बनाएंगे और उन्हीं को टिकट देंगे। हाँ। तो देखिए ये, हाँ बिल्कुल उन्होंने साफ किया है। और विपक्ष की जहाँ तक भूमिका आप ये बोल रहे हो, तो विपक्ष को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस स्टेज पे आके, क्योंकि आपने कहा बाहर से अंदर से बयानबाजियां ज्यादा हो रही है। बयान हमें क्यों नहीं विपक्ष बोल रहा, क्योंकि विपक्ष को पता है कि इन्होंने क्या कर्म कांड किए हैं, हरियाणा की जनता को पता है क्या कर्म कांड किया है। अब जब भुगतने का समय आएगा तो ये दोनों ही भुगतेंगे। ये अकेला जो है, अगर आप सोच रहे हैं तो ये इनके पास कोई है ही नहीं, क्योंकि जब परीक्षा की घड़ी आई ना, जब साथ देने का वक्त आया, ये साथ देने के वक्त में सरकार के सत्ता के लोभ में सत्ता के साथ खड़े मिले। और आज तक भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह की शब्दावली है, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, विकल्प देव जी अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। अरे कमजोर उनकी पार्टी, आपको क्या लेना देना जो बोल के वो कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं, उनका तो वो उन पे छोड़िए, आप अपनी चिंता कीजिए। आपको अपनी चिंता से भाजपा की चिंता ज्यादा है। तो देखिए ये राजश्री जी, मैंने
एक हफ्ते पहले आप ही के चैनल पे बोला था और 2 हफ्ते का समय तक बोला था, मैक्सिमम 1 महीना। मैं अपनी जुबान से मुकरूंगा नहीं। 1 हफ्ता बीत चुका, 1 हफ्ता रहेगा और मैक्सिमम 1 महीने का समय है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ, मेरे शब्द में दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको कुछ ना कुछ हरियाणा की राजनीति में बड़ा पलट फिर देखने को मिलेगा। ठीक है सर। चलिए, मेहर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहर सिंह जी, एक तरह से देखा जाए, जब अमित शाह यहाँ पर आए थे, उन्होंने बड़ा बयान दिया था कि 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी, तो किस तरफ इशारा समझ रही है इसे पार्टी? और सभी मेरे साथियों को नमस्कार, और आपके जो दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, ये तो नोक-झोंक इनकी चलती रहती है। बीजेपी की अपनी पॉलिसी झोंक इनकी चलती रहती है। बीजेपी की अपनी पॉलिसी है, उसको देखना चाहिए। बीजेपी की पॉलिसी होती है, एक तो होती है कि फूट डालो और राज करो, वो तो ये करते ही हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। उसके अलावा एक पॉलिसी और है इनकी, वो है उपयोग करो और फेंक दो। ये पार्टियों को, छोटी पार्टियों को उपयोग करते हैं और उनको फेंक देते हैं। तो अब इस बार इस पॉलिसी में जेजेपी की बारी है, उनका उपयोग हो चुका है और उनको फेंक दिया जाएगा। अब हालत यह है कि बीजेपी पूरे घमंड में है। उनको ये घमंड का प्रतीक है कि 10 की 10 सीट हम जीत जाएंगे। और ये भी घमंड की बात है कि कौन सा गठबंधन या कौन सा ठगबंधन, वटएवर, जो भी आप कहना चाहें। और जेजेपी का अस्तित्व अब खतरे में आ चुका है, क्योंकि जैसा कि मेरे बाकी वक्ताओं ने बताया, मेरे साथियों ने बताया कि उन्होंने तो किसानों की परवाह नहीं की, इन्होंने तो युवाओं की परवाह नहीं की, इन्होंने तो महंगाई की परवाह नहीं की, इन्होंने पहलवानों की परवाह नहीं की और इन्होंने बेटियों की परवाह नहीं की। तो इसलिए ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, यानी कि पब्लिक इनको कुछ फेंकने के मूड में है। अब जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के प्रयास है ये, और इसमें होने वाला क्या है, गठबंधन टूटे या रहे इनका तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों को जनता बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। और बीजेपी के ऐसे बयान, जो कौन सा गठबंधन और 10 सीटें आएंगी, ये इस तरह के, यानी कि ये भी शो करता है कि जेजेपी को आत्मसम्मान खत्म हो चुका है, क्योंकि जेजेपी को चाहिए था रिजाइन कर देना इस बात, इस स्टेटमेंट से ही। अगर गठबंधन नहीं है तो फिर हम क्यों सरकार में हैं? ये लूट खसोट के लिए दोनों पार्टियां, आप ये कहिए जैसे वो होता है ना, पशु होता है हमारे, भैंस होती है, उनके 3 थन बीजेपी ने पकड़े हुए हैं, 1 थन जेजेपी ने पकड़ा हुआ है। ठीक है सर, इस पर जवाब लेंगे। कृष्ण ढूल जी भी हमारे साथ जुड़ गए सर, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। देख रही है, मालिक जी बिल्कुल, मालिक बाल्टी लिए खड़ा हुआ है। सुनो, एक सेंटेंस मेरा रह गया, प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए, एक सेंटेंस रह गया। आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में तूफान की तरह आएगी, क्योंकि मुद्दों की गारंटी देते हैं हम, अनावश्यक ये फालतू की बातें नहीं करते हैं, ऐसे वायदे नहीं करते हैं जो झूठे हों, और हम महंगाई, अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आ रहे हैं, और शिक्षा और चिकित्सा और रोजगार दिलवाने के लिए आ रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ। और इसके साथ ये है कि इनका साफ हो चुका है। कांग्रेस को भी लोगों ने देख लिया, 25 साल देख लिया हरियाणा में, 9 साल बीजेपी को देख लिया, जेजेपी को देख लिया और इनेलो को देख लिया, इन सबको देख चुके हैं। अब एक चांस हमें आम आदमी पार्टी को मिलना है, जनता के दिलों पे राज करेंगे और दोबारा हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये कह दिया करेंगे। ठीक है, कृष्ण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढूल जी, स्वागत है हरियाणा न्यूज में आपका। एक तरह से बहुत सारे बयान है सर, अभी ये कहते हुए नजर आ रहे थे प्रवक्ता कि आप लोगों ने बस पार्टी का इस्तेमाल किया है, जेजेपी का। अमित शाह जिस तरह से बयान देते हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीट हम ही जीतेंगे, तो क्या ऐसे में हम ये मानकर चले कि जो आगामी चुनाव होगा वो बीजेपी अकेले लड़ने वाली है? और विप्लव देव गठबंधन में रहते हुए अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कौन सा गठबंधन, तो कितना सही है सर ये? देखिए, अभी मैं अपने सारे साथियों को सुन नहीं पाया, मैं देर से जुड़ा थोड़ा था। अभी हमारे साथी जो मेहरचंद जी बोल रहे थे, तो इन्होंने इनकी कुछ बातें मैं सुन पाया था, जिसमें इन्होंने कहा कि हम घमंड की बात करते हैं। अभी इन्होंने चलते चलते अपनी ही बात को दोहरा दिया कि भाई हमारा तूफान आ रहा है, हम तो 10 की 10 सीटें जीते हुए हैं, आज की डेट में हमारे पास सांसद हैं, तब हमने ये कह दिया हम 10 की 10 जीतेंगे, तो हम घमंड में हैं। इनके पास एक भी सांसद नहीं है, लेकिन ये तूफान की तरह आएंगे और हम लोग भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। जिनका डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर जेल में पिछले 1 साल से बंद है, वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि घमंड में हम बोल रहे हैं। तो पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए मेहर सिंह जी को
कि भाई कम से कम इतनी ऊंची बड़ी बात ना करें जब आपका पल्ला ही कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी प्रवक्ताओं का भी मैं सुना देती हूँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन जो था वो मात्र ठगबंधन रहा, जनता की किसी भी समस्या का हल नहीं किया दोनों ने मिलकर। ये कौन से प्रवक्ता साथी ने कहा है? सर, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है, इनेलो की तरफ से भी ये कहा गया है। अच्छा, चलो कांग्रेस वाले तो भाई अब उनका तो पार्टी में कभी तो वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कभी से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अब थोड़े से दिन बाद दिल जोड़ो यात्रा निकालेंगे और उसके बाद अंतिम चरण में हरियाणा के सारे नेताओं का मन जुड़े फिर ये इस प्रकार की यात्रा निकालेंगे। क्योंकि इन्होंने तो अपने अध्यक्ष को ही लठों से पीट दिया था। हाँ। इनके तो अध्यक्ष ने FIR दर्ज कराई थी। तो लेकिन ढोल जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आज का जो विषय है सर, विप्लव देव का बयान है कि कौन सा गठबंधन, इस पर क्या कहेंगे? क्या ये बयान ठीक है? निशांत सिंह जी ने साफ तौर पर कह दिया कि ये अपरिपक्व बयान है। वो बीजेपी प्रभारी है सर, हरियाणा बीजेपी प्रभारी हैं, अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं, जबकि आप लोग तो अभी भी गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे हैं। नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ। मैं बार बार पहले भी इस विषय को लेकर के लगातार पिछले 10-12 दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि बयान नहीं खत्म हो रहे हैं सर। मुख्यमंत्री नहीं, वो अलग बात है। देखिए सुनिए, एजेंडे को समझिए आप। हाँ। हम लोग चुनाव लड़े थे दोनों अलग अलग पार्टियां जी। हमारा प्री पोल अलायंस नहीं था, हमारा पोस्ट पोल अलायंस है। और आज की तिथि में भी मनोहर जी ने कहा कि गठबंधन सरकार में है और लगातार चलेगा, पर पार्टियां चुनाव आगे अपने तरीके से तैयारियां कर रही है। तो हमारी पार्टी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है, जेजेपी भी 10 सीटों पर तैयारी कर रही है। हम दोनों अगर चुनाव के आखिरी चरण में आकर के 8-2 पे, 7-3 पे, 5-5 पर कहीं भी अगर समझौता करते हैं तो क्या तैयारियों में नहीं करनी चाहिए हमें? हम तैयारी करने का तो सबको अधिकार है। चुनाव तो सभी पार्टियां लड़ेंगी। बसपा भी पार्टी जो है वो अपनी 10 सीटों में चुनाव लड़ने की तैयारी पर है। इंडियन नेशनल लोकदल जिसके पास MLA एक है, MLA मुश्किल से एक पड़ा, वो भी 10 सीटों पे कह रहे हम 10 की 10 लड़ेंगे, जीतेंगे। आम आदमी पार्टी हरियाणा में जिसके पास एक भी विधायक नहीं है, वो भी कह रही है। उस पे आइए, क्या ये वाकई अपरिपक्व बयान है सर, विप्लव देव ने जो बयान दिया है, जैसा कि निशांत सिंह ने कहा? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हाँ। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमारे प्रभारी हैं, वो कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए हर जगह पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोकसभाओं में जाकर के हर लोकसभा पे हम अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। मोदी जी के 9 वर्ष के शासनकाल पर हमारी पार्टी 29 मई से लेकर के 30 जून तक हर एक दिन छोड़ करके एक दिन कार्यक्रम कर रही है। तो उसमें हम लोग अपने पन्ना प्रमुख तक पहुंच करके सर, आप ऐसे मतलब ऐसे कैसे कह देंगे कि कौन सा गठबंधन? गठबंधन तो सर देख रहे हैं हम सरकार में, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन तो है। तो विप्लव देव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कौन सा गठबंधन? वो पार्टी में गठबंधन की बात को मना कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी में गठबंधन आज भी नहीं है, पार्टियों में गठबंधन होगा। सर, उनसे सवाल पत्रकार ने साफ तौर पर यही पूछा था कि जिस तरह का बयान सामने आ रहा है तो उसमें उन्होंने कहा कि कौन सा गठबंधन। देखिए, तभी निशांत सिंह जी ने भी बोल दिया कि ये अपरिपक्व बयान है। नहीं, देखिए मैंने ये कहा, हर एक चीज सुनिए आप। जो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बनने के बाद से लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जाकर के संघर्ष कर रही थी, लेकिन पिछले जो चुनाव जितने भी हमने लड़े वो हमने गठबंधनों के तहत लड़े। तो 25 सीटें हमारे को मिलती थी, 30 सीटें हमारे को मिलती थी। तो हमारा कार्यकर्ता 25 और 30 सीटों पर ही मेहनत करता था, क्योंकि हमारे को लगता था बाकी सीटें तो गठबंधन में कभी मिलेंगी ही नहीं। इसलिए हम अपना वहां संगठन तैयार नहीं खड़ा कर पाए। आज की तिथि में अगर हम जेजेपी को ये कह देंगे कि जी आप 2 सीटों पे लड़ोगे, तो इसका मतलब जेजेपी को सिर्फ उन 2 सीटों पर ही तैयारी करनी चाहिए। ये गलत है। राजनीति आज बदल रही है। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का, हर पार्टी को अपनी हर विधानसभा को, हर ब्लॉक को मजबूत करने का अधिकार है और सभी पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। प्रदेश की जनता जिसने अच्छा काम किया है सर उसको चुनेगी। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने बस एक बयान पे आपका रिएक्शन मांगा है सर, एक ही बयान पे रिएक्शन मांगा है। क्या वाकई ये अपरिपक्व बयान है? निशांत सिंह जी अगर कह रहे हैं कि बयान बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दीप कमल जी मैं आपके पास आऊंगी। आपके ही पार्टी की तरफ से बयान दिया गया निशांत सिंह का। प्रभारी जी का बयान है, ठीक वो है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के। हम उनको ये नहीं कह सकते कि यह परिपक्व बयान। मैं निशांत सिंह जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, दीप कमल जी मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले राजेंद्र जादौन जी है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी माफ कीजिएगा, काफी देर बाद में आपके पास आए।
राजेंद्र जी, जो स्थितियां हैं उसे लेकर आप क्या मानकर चल रहे हैं? जिस तरह से अमित शाह के दावे हैं, विप्लव देव इस तरह का बयान देते हैं, तो चलिए इससे तो कहीं ना कहीं जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ रही है कि बीजेपी और जेजेपी साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, यानी कि गठबंधन में चुनाव नहीं होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। सर हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि गठबंधन में चुनाव न लड़ा जाए। ये जो बयानबाजी है ये परिपक्व नहीं है, ये रणनीतिक है। ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, आम मतदाताओं के बीच में एक संदेश देने का प्रयास है कि भाई हम तो स्वतंत्र हैं और चुनाव मैदान में स्वतंत्र ही आने वाले। और आज तक के जो बयान है उसको देखते हुए लगता है कि गठबंधन मिलकर चुनाव नहीं करेगा। 1% संभावना है, कोई दैवयोगी इसको, इस गठबंधन को चुनाव मैदान में उतार सकता है, नहीं तो दोनों पार्टियां अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जब प्रधानमंत्री से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि हम 10 के 10 कमल खिला के देंगे आपको। और इसके बाद भी जो तमाम नेता 10 कमल खिलाने की बात कर रहे हैं और विप्लव देव जी ये कह रहे हैं, तो मैच कर रहा है ना, बयान और भावनाएं एक दूसरे की मैच कर रही हैं, वो कंट्राडिक्टरी नहीं है। वो विप्लव देव कह रहे हैं कौन सा गठबंधन, वो कह रहे हैं हम 10 कमल खिला देंगे, तो मैच कर रहा है ना। ये कंट्राडिक्टरी नहीं है कि विरोधाभासी हो कि मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अभी तो गठबंधन चल रहा है, लेकिन चुनाव में जो है अलग अलग होकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी यही है। वो तो जाट वोटों में सेंध लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने आदित्य बेबीलाल को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसिल है एग्रीकल्चर की, उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का पद दे दिया। तो वो बढ़ा रहे हैं जिस तरह से अपने साथ, उनके साथ जो जाट नेता जुड़े हुए हैं, रणजीत चौटाला है, आदित्य बेबीलाल है, तो वो इस तरह से जो है इनेलो और जेजेपी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, निष्प्रभावी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ना कोई अपरिचितता है, ये बाकायदा रणनीतिक फैसला है और रणनीतिक बयान दिए जा रहे हैं। और ऐसी संभावना बहुत कम है कि दोनों पार्टियां चुनाव मिलकर लड़ेगी। बिल्कुल। और राजेंद्र जी, बाकी पार्टियों को क्या इससे फायदा होगा? हाँ, देखिए, जैसे अब देखिए पक्ष और विपक्ष में बयानों का दौर चलना चाहिए चुनाव के पहले, लेकिन अभी आपस में ही बयानबाजी का दौर चल रहा है, तो क्या बाकी पार्टियां इससे कोई फायदा उठा सकती हैं? अब देखिए, बाकी पार्टियां तो क्या, अब जैसा अपना अपना एजेंडा है सबका, और जिस तरह से ये सरकार के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी काम करती रही है, तो सरकार कहीं ना कहीं, ये तो पिछली बार भी कहते थे कि हम तो प्रो इनकम्बेंसी हमारा काम कर रही है, सरकार समर्थक हवा चल रही है, हम 75 पार कर जाएंगे, लेकिन फिर 40 पर ही रहेंगे। तो उस समय भी इन्होंने बड़े बड़े काम किए थे कि हम राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं, और अभी भी ये है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स कहीं बन जाते हैं, तो उन पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत है। तो ये देखना की बात है कि अगर अलग अलग लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा तो होगा ही, तो जहाँ ट्राई एंगल होता होगा वहाँ वो एंगल हो जाएगा। तो ये इस तरह की है, देखने की जरूरत है। बाकी ये रणनीतिक बयान है, और अभी भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से भरपूर है। उनको लगता है कि हम जो है अपने बूते सारे चुनावों में सफलता हासिल करेंगे। बिल्कुल, वो तो है, बयानों से साफ नजर आ रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। दीप कमल जी, आप सबको सुन चुके हैं। सर, क्या वाकई ये ठगबंधन रहा? क्या पार्टी अपना आत्मसम्मान खो चुकी है, या पार्टी यहाँ पर बनी हुई? आपने भी लोगों के बयान सुने जिसमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टी जबरदस्ती बनी हुई है, अगर बीजेपी चाहे तो हटा सकती है जेजेपी को, उनके पास समर्थन है पहले ही। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर सर? और निशान सिंह के बयान पर अभी ढूल जी ने भी ये कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये अपरिपक्व बयान है। देखिए, जहां तक एक बात तो ये है कि सभी विपक्षी पार्टियों के लोग अलग अलग तरीके से, और आज पहला दिन नहीं है, हम लगातार देखते हैं, ये उकसाने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जेजेपी के लोग किसी भी तरीके से रिएक्ट करें। कभी कहते हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं और इनको बीजेपी निकाल देगी, कभी भी निकाल देगी, इनकी कोई सरकार में हैसियत ही नहीं है, इनकी पूछ ही नहीं है। कभी ये कहते हैं कि जेजेपी अपने आप क्यों नहीं छोड़ देती, जेजेपी आत्मसम्मान क्यों नहीं दिखाती। तो ये घूम फिर के अलग अलग तरीके से, कभी गोल पोस्ट के लेफ्ट साइड से, कभी राइट से, कभी सेंटर से गोल करने की कोशिश करते हैं। पर्पस एक ही है कि किसी भी तरीके से जननायक जनता पार्टी को डिस्टेबलाइज करें या उनको सरकार से अलग होता हुआ देखें। ये सपना देखते हैं हर रोज हर रात को, और उसी सपने को 8 बजे की डिबेट में, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं ना कहीं डालकर, और फिर थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, अच्छी नींद आती है फिर इनको। लेकिन अगले दिन गठबंधन वहीं का वहीं मिलता है, फिर इनको किसी को शर्म भी नहीं आती है कि पिछली शाम हमने क्या बोला था और आज के दिन तो कुछ घटा नहीं है उससे। ये सारी कोशिशें हैं। अगर ऐसी ही कोशिशें आज के दिन कोई और बड़े नेता या रणनीतिक रूप से, जैसे जादौन जी ने कहा
कि ये हो सकता है अपरिपक्वता ना हो, ये रणनीतिक हो। तो अगर कोई रणनीतिक रूप से कोई और भी कर रहा है हमें उकसाने की कोशिश, तो मैं ये मानता हूं कि जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व में इतनी समझ भी है और इतना धैर्य भी है कि वो कम से कम ऐसी किसी जो गुगली है, ऐसे किसी बाउंसर का शिकार तो नहीं होने वाले हैं। जब हरियाणा की जनता चाहेगी बहुत सारे तब बयान हम भले ही हैं। जैसे कि आपने कहा दीप कमल जी की बहुत सारे आप लोगों के आयोजन ऐसे होते हैं कि जिसमें बीजेपी शामिल नहीं हो पाती है, लेकिन एक बयान ये भी आया था कि जब गठबंधन की बात हुई थी तो हमने अमित शाह से बात की थी, तो अमित शाह से भी मिलने आप लोग नहीं पहुंचे। और क्या ये वाकई ठगबंधन रहा? एक तरह से बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें जेजेपी स्टैंड ले सकती थी, लेकिन जेजेपी ने स्टैंड नहीं लिया, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे खिलाड़ियों का मुद्दा हो। अब 10 की 10 सीटों जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको ही पता बिहारी महेंद्रगढ़ को लेकर पिछले दिनों बयानबाजी हुई है, तो आप लोग भी कहीं ना कहीं एंटी होते नजर आ रहे हैं अब उस पर। नहीं, देखिए, ये तो इनके राजनीतिक लोगों की बातचीत है कि हमने किसी बात पर स्टैंड नहीं लिया। किसानों का जहां तक मैटर है, हम किसानों के साथ पहले दिन से खड़े रहे और ये मांग करते रहे कि उनकी बात को सुना जाए, उनकी समस्या को समझा जाए। जी कुछ कह रहे हैं। और उसके साथ साथ हरियाणा देश का पहला राज्य है जो 13 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, वो इसी कार्यकाल में हुआ। तो वो तो हरियाणा देश का पहला राज्य है। हो पा रहा है ना सर, वो तो बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिर हम उसको संभव करवा रहे हैं ना। ठीक है, रजत जी कुछ कह रहे हैं। पहला राज्य है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे अकाउंट में पेमेंट करता है। मेरे से अगर 6 लोगों ने अलग अलग बात जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए एक बार। ये तो फिर वही राग गलाम देंगे, उससे फायदा नहीं होगा। अगर ये इन्हीं की बातें घूम घूम के वही आती रहेंगी, इनकी भड़ास निकलती रहेगी। मैंने कहा तो इनको तो अच्छी नीति चाहिए, कुछ भी उल्टा बोल के नहीं मानता। इसी तरीके से थोड़े कि आप पिछले 10 मिनट भी बोलते रहे, अगले 10 मिनट और नहीं बोलते रहे, जवाब तो लेंगे। इन्होंने क्योंकि इनके सवालों में दम नहीं है, इसलिए उनका जवाब नहीं सुनना चाहते, दुनिया से जा रहे थे, तब भी इनकी रूह नहीं कांपती। ये सत्ता के स्वार्थ में इतने इन्होंने सवाल उठाए सर कि आप लोग अभी किसानों के साथ खड़े हो पाए। अगर साउ देवीलाल का नाम लेते तो साउ देवीलाल जैसे राज को तब तक ठोकर मार देते, लेकिन इन्होंने राज को ठोकर नहीं मारा, इन्होंने राज को गले से लगाया, इन्होंने किसानों को गले से रजत जी जवाब सुन लीजिए सर। हाँ, जवाब कुछ कह रहे हैं। ये बातें थोड़े कि वही रिपीट करते रहेंगे। आप अपने मन मर्जी से उस पे फेसबुक पे लिख लीजिए ना 10 बार। डिबेट में क्यों 10 बार बोलते वही बात? क्यों आपकी मर्जी से बोलूंगा मैं? आप अपनी मर्जी से बोलते हो, आप बताओगे मुझे क्या बोलना है। मैं अपना जवाब दूंगा ना। मेरी मर्जी है। जो आपने कर्मकांड किया है कि आप 10 बार बोलते हैं। आपने 13 महीने किसान आंदोलन चला, आपने एक दिन भी आप गए? आपने सारे बयान कृषि आपके एक बात बताओ, क्या बोला था आपके अजय सिंह चौटाला ने कि कानून वापस नहीं होते, कानूनों में संशोधन होते हैं। आपने ट्रैक्टर रैली निकाली काले कानूनों के पक्ष में। दुष्यंत चौटाला ने बोला आज तक चैनल के ऊपर कि मैंने कब कहा कि कानून खराब है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा, एक दिन बताओ कब मैंने कहा कि काले कानून खराब है। आप क्यों झूठ बोल रहे हो यहाँ बैठ के? आप कर्मचारी बिटे, सरपंच बिटे, कौन सी रैली निकाली? मनीष जी कुछ कह रहे हैं। रजत जी दीप कमल जी सुन लीजिए सर। ठीक है, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। मनीष जी की बात सुन लीजिए सर। हाँ, मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं है। आप अपनी डिबेट कंटिन्यू कीजिए, मैं बैठा हूँ आराम से। जेजेपी से सवाल दीप कमल जी, दीप कमल जी मैंने आपसे, ठीक है आप एक मिनट, मनीष जी, रजत जी एक मिनट, आपसे मैंने एक ही सवाल पूछा। अभी ढूल जी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि मुझे नहीं लगता कि निशान सिंह ने जो बयान दिया है कि वो अपरिपक्व बयान है, यानी कि वो विप्लव देव का समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने आपसे ही पूछा, आपके प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जी, उन्होंने कहा अपरिपक्व बयान है। सर आपके ही पार्टी के हैं अध्यक्ष वो, आप उसी पार्टी से प्रवक्ता हैं। मैंने उसी पर, आप उस पर जवाब दे दीजिए दीप कमल जी। एक मिनट राजश्री, आपने ये भी कहा कि ठगबंधन कहा जा रहा है, आपने ये भी कहा कि मैंने नहीं कहा सर, बाकी प्रवक्ता जो बैठे वो ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ सर। ये तो मैं नहीं कह रही हूँ सर, मैंने यही कहा सर, मैंने ये कहा मनीष जी ये कह रहे कि ठगबंधन है इस पर, इनेलो के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ठगबंधन। सर मैं तो नहीं कह रही हूँ कि वो ठगबंधन है सर। तो फिर आप अपने सर बिल्कुल, आप तो सुन ही रहे। मैंने आपको एक बार भी बाद में ये कोट भी किया है दीप कमल जी, मैंने आपको कोट भी किया कि आप बाकी प्रवक्ताओं को सुन चुके कि वाकई ठीक ठाक बनना है। हाँ सर जवाब दीजिए फिर आप। मैंने आपसे जवाब ही मांगा है सर, जवाब ही मांगा है सर मैंने। जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले आप सर आप जवाब दे दीजिए, मैं शांत हूँ सर, आप जवाब दे दीजिए सर। फिर आप ये क्यों कह रही हैं कि आप सिर्फ कृष्ण ढूल की बात का जवाब चाहती हैं?
तो पंजेटा जी ने सवाल उसमें उठाया किसानों पर, आप उससे आर्ग्यूमेंट करेंगे, उससे बेहतर है आप प्रवक्ताओं के जवाब दे दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ ये 3 लोग कुछ भी बोलते रहे उसको आप कवर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूँ। जो बयान था मैंने आपको रिपीट किया है, मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट ये बताया है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये ठगबंधन है, तो मैंने आपसे उस पर सवाल पूछा कि दोनों पार्टी के जो प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि आप दोनों का क्या वाकई ठगबंधन था। ठीक है, दीप जब कमल आपने उसको सवाल जब मेरे बारे में मेरी पार्टी के बारे में आपके मंच पर कहा जा रहा है तो मैं जब सर आपकी पार्टी के बारे में नहीं कहा जा रहा है, आपकी पार्टी के बारे में ढूल जी ने साफ तौर पर कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये अपरिपक्व बयान है। निशान जी कह रहे हैं कि वो तो परिपक्व बयान दे रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी को लड़वाने पर ही है क्या? बस आप सर चैनल ये काम नहीं कर रही है, आप लोग खुद खुले तौर पर लड़ रहे हैं सर, आप इस चीज को नहीं देख रहे। आप देखिए विवाद, हाँ ठीक है, क्या ये ठगबंधन था सर? आप दोनों जवाब तो दे दूं कम से हाँ कम। ठीक है ये सर। सच्चे, आप सच्चे प्रवक्ता हैं। हाँ, 750 किसान शहीद हो गए। आप कह रहे दीप कमल जी, आप कह रहे हो शर्म आनी चाहिए इनको। शर्म यार आपको आनी चाहिए, कितनी बेइज्जती कर रहे हैं आपकी। हमें ये सुन के शर्म आ रही है यार, हमें सुन के शर्म आ रही है। शर्म आएगी कि नहीं? हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम वो सरकार चला रहे हैं और आपको रोज बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ना कभी किसान के सम्मान में, ना जवान के सम्मान में, ना खिलाड़ी के सम्मान में, ना पहलवान के सम्मान में। और आप कह रहे हो हम किसानों के साथ खड़े रहे। आप खड़े रहे महकमों के साथ, आप खड़े रहे माल के साथ, ना आप जवान के साथ ना किसान के साथ। हरियाणा की जनता पूछ रही है आपसे सवाल, आप खड़े हो किसके साथ? और बीजेपी आपको रोज धक्के मार रही है। बीजेपी कह रही है पेट में दर्द है, बीजेपी कह रही है फ्री में आपने गठबंधन कर रखा है, 13 महकमे ले रखे हैं। वो कह रहे हैं कौन सा गठबंधन, वही बातें और कितनी बेइज्जती कराओगे? कोई नई कैसेट चला लो कमल जी, और कितनी बेइज्जती कराओगे? सीख कर आते हो। जब तक मतलब गेट बंद करके लात मार के नहीं भगाएंगे जब तक नहीं छोड़ोगे क्या? ये देखो ये शब्दावली है मतलब और कितनी बेइज्जती होगी? और हमारे को झूठे बता रहे हो, हमारे को वो बता रहे हो। शर्म आनी चाहिए यार, शर्म आपको आनी चाहिए। मनीष जी सर प्लीज, कम से कम हरियाणा के जवान की बात तो सुन लिया करो, किसान की तो सुन लिया करो। सरकार में बैठे हो क्या? सरकार में सिर्फ महकमे लेने के लिए बैठे थे? दीप कमल जी, उम्मीदें सबको होती है सर। हरियाणा के मुख्यमंत्री अगर बीजेपी से है तो डिप्टी सीएम भी जेजेपी से हैं सर, तो सबको उम्मीद होती है, तो हर बार जनता भी तो उम्मीद करेगी। तो हम उम्मीदों पर उम्मीदों से ज्यादा काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको जी। और पहलवानों का विषय जिसके बीच में हमें घसीटने की कोशिश की जाती है वो दिल्ली सरकार का है और केंद्र सरकार का है। पहलवान तो आपके हैं, हरियाणा के हैं। पहलवान तो हरियाणा के हैं, हमारे घर के हैं। हम पहलवानों उसमें दिल्ली सरकार कहां से आ गई? कहा हमारे नेताओं ने भी कहा है अगर उनके साथ किसी ने ज्यादती की है, गलत किया है, उसको सख्त से सख्त सजा मिले। मैं तो ये कहता हूं, कहने से क्या हो रहा है? वो तो बेचारे 6 महीने बैठ के वापिस आ गए, प्रेशर बना दिया नौकरी ज्वाइन करने के लिए, वो बेचारे वापिस आ गए। अगर उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते तो वो कब तक चलेगी बंदूक? किसी के कंधे पे, किसी हरियाणा के जवान पे, हरियाणा के किसान और बेटियों के कंधे पे अगर कोई व्यक्ति कंधे पे बंदूक चलाना चाहता है तो उससे निर्लज व्यक्ति इस हिंदुस्तान में पैदा नहीं। लेकिन अगर कोई सरकार में होने के बाद अगर किसान और जवान के साथ, अगर पहलवान और खिलाड़ियों के साथ नहीं है तो शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे महकमों को लेकर, शर्म आनी चाहिए ऐसी स्वार्थ की राजनीति। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हरियाणा के जवान और किसान के साथ खड़ा है। ठीक है, आप कहाँ खड़े हो? आप पोर्टफोलियो के साथ खड़े हो। मनीष जी दीप कमल जी, मनीष जी दीप कमल जी, ठीक है, ढूल जी 2.5 घंटे खड़े हो। आप तो पोर्टफोलियो के साथ खड़े हो ना। एक मिनट सर, मनीष जी, आपको हरियाणा के जवान, किसान, बेटी, कर्मचारी किसी से कोई मतलब नहीं है। 2.5 घंटे मीटिंग हुई है सर, महकमों से मतलब है। जवाब सुन लीजिए सर, 2.5 घंटे मीटिंग हुई है ढूल सर, क्या कुछ इस पर कहेंगे? 2.5 घंटे यहाँ पर बीजेपी ने रणनीति बनाई है, तो क्या मकसद रहा इन 2.5 घंटे चर्चा करने का? हमारी केंद्र की सरकार को 9 वर्ष पूरे हुए हैं। उन 9 वर्षों के कार्यकाल में जो सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, उन सभी उपलब्धियों को लेकर के हम प्रदेश की जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ। और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता के बीच में, अभी तो हमारे जो कार्यक्रम किए गए हैं पूरे हिंदुस्तान के हर ब्लॉक तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ पुरजोर तरीके से आने वाले 2024 में किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को 350 से सीट ज्यादा जीत करके दे, और हरियाणा में हम लोग कैसे
अपने बलबूते पर केंद्र प्रदेश में अपनी सरकार बनाए। इस विषय के साथ हम सब लोग दिल तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पार्टी और संगठन लगा हुआ है लगातार काम करने में, और किसी भी रूप में हम हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाए, इस विचार के साथ हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी को लेकर के आज हमारे प्रभारी विप्लव देव जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और हमारे संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी। ठीक है, एक सवाल सर, बहुत आप इसमें पूर्ण विराम भले लगा दीजिए। बहुत सारे सवाल हैं जो गठबंधन को लेकर हर बार उठते हैं, तो गठबंधन की क्या स्थिति है हम मानकर चलें, क्योंकि बहुत सारे बयान अब सामने आ गए हैं, विपक्ष भी इस पर कहीं ना कहीं निशाना साध रही, क्योंकि आपस में आप लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो अभी गठबंधन की क्या स्थिति है सर? क्या वाकई इस तरह की स्थिति, जैसे बाकी प्रवक्ता कह रहे थे कि जेजेपी को चाहे बीजेपी कभी भी हटा सकती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मनोहर जी ने स्पष्ट कर दिया, पिछले दिनों पूर्ण विराम लगा तो दिया, और सारी चीजों को लेकर के डिबेट ही फिर इस बात तो हुई है। ठीक है, रजत जी कुछ कह रहे हैं इस पर? एक मिनट, बाकी तो सभी मुद्दे खत्म हो गए। इन्होंने कह दिया पूर्ण विराम सीएम ने लगा दिया है जी। नहीं, मुद्दा कैसे खत्म है? आप पूछिए इनसे, अमित शाह जी। फिर अगर आप कह रहे हो तो अमित शाह जी तो 10 पे कमल की बात कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप भी तो 10 के 10 इंडियन नेशनल लोकदल के एक मिनट आप नड्डा जी बोल चुके हैं, शंकर जी बोल चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ बात कर रहे हो। आप भी तो कह रहे हो, आपके पास तो अपना तो जनाधार है ही नहीं। हम तो अपने जनाधार के साथ बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता तैयार है। देखिए, हाँ, मैं जवाब दे दूं उनको? जी रजत जी, आज सर मैं दीप कमल सर आपके पास आ रही हूँ। हाँ, तो साहब से ये पूछिए कि आपका जनाधार तो जब मुख्यमंत्री जी सिरसा गए थे और अभी आपकी रैली में हमने जनाधार देख लिया, और हमारा जनाधार देखना हो तो हमारी पदयात्रा में हमारे साथ हरियाणा की कितनी जनता है तो वो जनाधार देख लो। उसके बाद अगर आप बात करते हो तो हमारी पदयात्रा पूरी की पूरी देख लीजिए, किसके साथ जनता कहाँ खड़ी है और कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है। आपने 3 पार्टियां मिला के भी 5,000 का पंडाल नहीं भर पाए है। मनरेगा की दिहाड़ी के वहां पे लेके आए आप मजदूर सरपंचों को बुलवा के, और कर्मचारियों को कपड़े पहना के टेबल के अंदर आपने बिठा रखा, फिर भी आपका पंडाल नहीं भरा। तो आप जनाधार की बात मत कीजिए। अगर जनाधार की बात होती तो पिछले 2014 से हरियाणा में आपका जनाधार क्या था? 84 में आपके 2 MP थे। उस हिसाब से तो हमको कभी सत्ता में आने नहीं चाहिए। और एक मैं खत्म करूंगा, एक मैं मेन मुद्दे पे भी आ रहा हूँ, खत्म करने दो। कौन सा ऐसा चुनाव का परिणाम है जो पिछले परिणाम से अलग ना हो, पिछले परिणाम से अलग ना हो? कांग्रेस के भी 3 विधायक थे किसी टाइम पे, फिर 5 हुए। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप ये आकलन कर रहे हैं इस बात से, और अगर आप इसमें खुश होना चाहते हैं मनीमन, तो हो जाइए। जवाब ले लेंगे, दीप कमल जी कुछ कह रहे हैं जी। एक मिनट में खत्म करो। इनसे ये पूछिए पहली बात तो कि एलनाबाद के अंदर भाजपा और जसपा दोनों के पास मिलकर, गठबंधन के पास भी, इनके पास अपना कैंडिडेट क्यों नहीं था? आदमपुर पे भी ये कुलदीप बिश्नोई जी के भरोसे, वरना आज तक ये आदमपुर नहीं जीते। हरियाणा में जनाधार की बात करते हैं ये लोग। इन्होंने एमएलए जीत का एमएलए हमारा 10 साल से बन रहा था लगातार, वो उनका स्वर्गवास हो गया, उनके पुत्र को ले गए, कभी इनके पास कैंडिडेट ही नहीं होता अपना। ये जनाधार की बात करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बात कीजिए। एक सवाल लास्ट है, आपका जो मेन सवाल है दीप कमल जी के पास जा रहे हैं, ठीक है, आप उनसे ये आखिरी सवाल पूछ लीजिए जो ढूल साहब कह रहे हैं कि वो इमेच्योर बयान हो, ठीक कह रहे हैं, नहीं है। और कौन सा गठबंधन? आज सरकार गठबंधन में आप मानते हैं? विप्लव देव जी कह रहे हैं कौन सा गठबंधन? आप कह रहे हो गठबंधन, वो कह रहे हैं कौन सा गठबंधन? कमाल कर दी, इसी पर जवाब दे दो। ठीक है, दीप कमल जी। देखिए, ये बात ठीक है कि दोनों दलों के बीच गठबंधन सरकार चलाने के लिए, हरियाणा की राज्य सरकार चलाने के लिए है, क्योंकि पोस्ट पोल अलायंस हुआ था, चुनाव परिणाम के बाद हुआ था। उसके बाद ये जरूर है कि जब तक अगले चुनाव की 2024 की चर्चा शुरू नहीं हुई थी, तब तक हमारी पार्टी ने ये अपना इरादा रखा था, ये कहा था हमने कि हम चाहते हैं कि ये गठबंधन आगे इसी तरीके से चलता रहे। लेकिन पिछले 3-4 महीने में जब से चर्चाएं ये चली है कि 2024 में क्या होगा, तब से ये स्पष्ट हो चुका है दोनों दलों की तरफ से कि फिलहाल वाला गठबंधन राज्य की सरकार चलाने के लिए है, और अगले सरकार के जो चुनाव होंगे अगले साल के, उसके बारे में फैसला तब लिया जाएगा जब चुनाव की घोषणा होगी। तो इसके बारे में कोई अब स्थिति में कोई अस्पष्टता नहीं है। दूसरी बात ये
कि जहां तक उनके बयान में कितनी मैच्योरिटी है या क्या है। एक मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूँ आपको, बताता हूँ आपको। ठीक है पंजेटा जी, जवाब सुन लीजिए। बताता। दूसरी बात यह कि जहां तक ये कि बयान कैसा है या कैसा नहीं देना चाहिए, ये हमारी पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम जननायक चौधरी देवीलाल के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। हम उन जननायक के रास्ते पर चल रहे हैं जिन्होंने देश में एक मिनट आप ये क्या जवाब सुन लीजिए सर। पंजेटा जी जवाब सुन लीजिए, लास्ट कमेंट का वक्त हो जाएगा फिर सर। उनका नाम चौटाला आपको, आप उनका नाम बदनाम मत कीजिए। आप उनका नाम करना सिखाते हैं क्या आपकी पार्टी के बदतमीज नेता? बदनाम कर रहे हो आप। नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? पंजेटा जी, दीप कमल जी ने साफ तौर पर कह दिया कि चुनाव की तारीख जब तक तय नहीं हो जाती, मैंने इनकी कोई बात ठीक है, चुनाव की तारीख जब तक, ठीक है पंजेटा जी, दीप कमल जी ने साफ कह दिया कि चुनाव की तारीख जब तक तय नहीं हो जाती तब तक सर इस तरह के बयान मैं ये कह रहा हूँ जी लोग अपने प्रवक्ताओं को डिबेट में जाके बात सुनने भी आती है। हिस्ट्री पे मत जाइए सर, आज के मुद्दे पे रहिए सर। ऐसे में सर आगे नहीं, फिर वो लास्ट कमेंट में फिर वक्त नहीं मिल पाता है सर। ठीक है मेहर जी बिल्कुल शॉर्ट में सर, मेहर जी बिल्कुल शॉर्ट में सर। ठीक है मेहर जी प्लीज, इनकी तूतू में हरियाणा का माहौल खराब कर दिया। ठीक है मेहर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज शॉर्ट में सर। माहौल आपके खिलाफ शर्म आती है आपके रिश्तेदार देखते हैं। हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा रिश्तेदार टीवी पे जाकर ऐसी पागलों सर हिस्ट्री पे मत जाइए सर, दोबारा हिस्ट्री पे मत जाइए सर प्लीज। पंजेटा जी लोग निकलने नहीं देंगे आपको कि ये तो पागलों की तरह बोलता है। ठीक है मेहर जी आप कुछ कह रहे हैं? थोड़ा चुप कराइएगा तभी तो मैं बोल पाऊंगा। हाँ मेहर जी प्लीज। हाँ जी ठीक है, टाइम कम है सर, शॉर्ट में। जो हमारे अगले टर्म में इनको इतनी जगह भी नहीं मिलेगी जितनी अब मिल जाती है जगह। ये इतनी सी गलती रह गई कि एक आदमी को विधायक बना दिया। अगली बार जब जीरो हो जाएंगे तो इनका सफाया हो जाएगा। सुनो प्लीज बीच में नहीं बोलेगा, सर ऐसे में सर ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारे सवाल है सर। बदलते हैं कि चुनाव की तारीख जब तक तय नहीं होती तब तक इस तरह के बयान आएंगे। सर लास्ट कमेंट में जादौन जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी सर। आपने सारे प्रवक्ताओं को सुना है, प्लीज माफ कीजिएगा सर। दीप कमल जी प्लीज, जवाब आप देने नहीं दे रही हैं सर। वक्त नहीं है, आप लोग अभी पूरा हिस्ट्री लेके बैठेंगे तो सर वक्त तो जब लंबे लंबे रिपीट कर रहे थे सवाल, अपने सवाल जब रिपीट करे जा रहे थे। आप उस पर क्वेश्चन उठाने के बजाय जब आप देखेंगे कि आपको भी वक्त दिया है, ऐसा नहीं कि आपको वक्त नहीं दिया। जादौन जी आपसे लास्ट कमेंट मैं चाहूँगा। देख लिया और हमारा जींद में जो मेहर जी माफ कीजिए सर, बीजेपी के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को कहना चाहता हूँ हमारा जींद में जो था वो देख लीजिए। अब क्यों कहा जा रहा है और हम जीतेंगे और हम आएंगे और हम दुरुस्त करेंगे। हम नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे, चुनाव लड़ना चाहते हैं, नफरत की राजनीति को खत्म करेंगे। लोकसभा का चुनाव ये हम कह देना चाहते हैं। बीजेपी ने नफरत की राजनीति फैलाई है और 10 कमल खिलाने की बात करते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस पिछले चुनाव के परिणाम से बना हुआ है। अब देखना होगा कि क्या ये किस रणनीति के तहत चुनाव लड़के और 10 सीटें हासिल करते। चलिए, और जनता भी है सर, कहीं ना कहीं जनता भी देख रही है और जो भी सिनेरियो है जनता भी बेहतर समझती है और अगला क्या होगा खैर ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सर जुड़ने के लिए। और एक तरह से देखा जाए तो मुद्दा में ये विषय रहा कि बीजेपी और जेजेपी में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, अब विपक्ष की तरफ से हालांकि इस पर बयान नहीं, लेकिन बीजेपी और जेजेपी में बयानबाजी चल रही। तो अभी भी ये सवाल है कि गठबंधन में सस्पेंस कब तक, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपने लेवल पर तैयारियां कर रही है। दूसरी तरफ अब दोनों पार्टियों को इन बयानबाजी का क्या फायदा मिलता है तो देखने वाली बात होगी। हालांकि लेकिन ये भी कहना कहीं ना कहीं सही है, जैसा कि मेरे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जदौन ने कहा कि अब ये रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, तो चुनावी माहौल जो है हरियाणा में देखने को मिल रहा है। चलिए, इसके साथ ही मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। 10 के 10 लोकसभा सीट हमारे पास है तो हम ही जीतेंगे।